है जैकबोर्ड क्लास 10 भूगोल कर पहला पाठ संसाधन एवं विकास कर सब सवाल जवाब अभ्यास कर। ठीक है, आसान भाषा में बताऊं। क्लास 10 कर के भूगोल कर यानी ज्योग्राफी अध्याय 1 पाठ है संसाधन एवं विकास। इसका सवाल जवाब को अभी हम लोग देखेंगे। संसाधन एवं विकास, पहला सवाल है ना, बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? ऑप्शन दे है नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो इकर में कौन सा है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण है कि प्रवाह है कि जैव है कि अनवीकरण है? तो इकर सही उत्तर हो जाए लौह अयस्क जो है वह है अनवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा ऑप्शन अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। यानी पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की उर्वरता का कम होना। तो इकर है अधिक सिंचाई। ठीक है, इकर उत्तर हो जाए अधिक सिंचाई। अब देख तीसरा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? यानी काली मिट्टी किस में पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। चार को ऑप्शन है, तो काली मृदा यानी काली मिट्टी किस में पाया जाता है? काली मिट्टी यानी रेगर मृदा, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये गुजरात हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब चौथा सवाल है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत और अचक्रीय। इस चारों में से ज्वारीय ऊर्जा जो है ना किस प्रकार का संसाधन नहीं है बोलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला वाला पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य माने संसाधन नहीं है, फिर से वो पूर्ति नहीं हो सकेगा, तो ज्वारीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इधर में पहला सवाल है 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? अभी का उत्तर देख, मैंने 3 तो राज्य का नाम बताया जहाँ काली मिट्टी पाई जाएला और मुख्य रूप से कौन कौन फसल इकर में उगाए ना। तो देख काली मृदा का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, यह लावाजनक शैलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है, यानी उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास मृदा भी कहने के। ठीक, ये है 30 शब्दों में कम से कम देखे एक उत्तर इस सब सवाल है के। तो पहला वाला हमें देख लिया, अब दूसरा सवाल देख क्या कहते। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर ना जलोढ़ मृदा पाई जाती है और एक विशेषता देख, ये फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होती है। इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, जलोढ़ वाला। ठीक है, जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी। अब तीसरा हम कहते पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्रों का उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। देख, पहला पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। फिर ढालों पर सघन वृक्ष रोपण किया जाना चाहिए। उसके बाद है ढाल वाली भूमि पर समूह जुताई की जानी चाहिए। ये मृदा अपरदन को रोक सकते हैं।
ठीक है। सीढ़ीनुमा खेत बनाओ, गैस लगाओ और पूरी जोताई कर। तीसरा में वाला है। अब हम टिनाई गलक पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाओ कहते। चल बंजे, चौथा सवाल है, जैव एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दो। जैव संसाधन किसको बोलते हैं और अजैव संसाधन क्या बोलते हैं, इकर कुछ उदाहरण। तो जैव संसाधन हम लोगों ने वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जीवन पाया जाता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात या प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, ये सब जैव में हो गया। ठीक है, मतलब जीवमंडल से प्राप्ति हो लेकर मनुष्य, वनस्पति जात, परिजात। अब अजैव संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तुओं से हुआ है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। तथा चट्टाने एवं धातुएं आदि, उदाहरण में चट्टान चाहे धातु, ये सब अजैव हो गया। ठीक, अब देख तीसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करना है। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करना है और 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, क्या कारण है इसको बताना है। तो मैंने 120 शब्द में उत्तर देखा ही कर। ठीक, भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करना है। देख, भारत उत्तर है, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 53% भाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्रों के अंतर्गत जाती है, 22.5% भूमि पर वन है, 13.8% भूमि बंजर और कृषि अयोग्य है और 7.7% भूमि परती भूमि है, 4.8% भूमि पर चारागाह और बगान है, 4.6% बंजर भूमि है, किसान भूमि है। इतना है तो कैसे हुई डेवलपमेंट, नहीं हो सके। अलग अलग उपयोग किया जाता है ना, 93% भूभाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कुल प्राप्त भूमि में से 46.6% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। ठीक है, 46.6% और 22.5% भूमि पर वन है बोलता है, 13.8% भूमि बंजर है और कृषि अयोग्य। अब देख, वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? इसका कारण वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति यानी 1952 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो गया है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि के निम्नीकरण से बचाते हैं भूमि को। ठीक है ना, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों को प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। ये सब कारण है, इसके कारण वृद्धि नहीं हो पाया है। वन मन के काटे तो माने वन है चाहिए 33% भूमि पर। ठीक है, कम है। अब दूसरा सवाल क्या कहते हैं, नहीं, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? कैसे हुआ है प्रौद्योगिक? तो इसका उत्तर है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। जैसे पहला, प्रौद्योगिकी विकास में हमें आधुनिक औजार एवं मशीन प्रदान करता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है, अधिक प्रयोग होता है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी विकास में आर्थिक विकास भी होता है और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है। इसके फलस्वरूप पुनः संसाधनों का प्रयोग बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट कहते हैं आर्थिक विकास आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस नवीकरण प्रौद्योगिकी से नए संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 3 को पॉइंट बताए दिलो। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है बोला। ठीक है, नहीं पहला में कार है आधुनिक औजार। उदाहरण ले ले मान ले एक ठो। आज राजस्थान में उचित प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न खनिज एवं शक्ति संसाधनों का पर्याप्त दोहन किया जा रहा है, जिससे विकास गति तीव्र से हो गया है ना, विकास तीव्र गति से हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी की आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है और आर्थिक विकास से संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये उदाहरण रहे, ठीक नहीं। अब हम लोग के पास तो अरे यार ये तो खत्म ही हो गया पाठ, छोटा सा ही पाठ था, बस ये तो तुरंत समाप्त हो गया आराम से।